आज हम लोग देखने वाले हैं 12th ओसीएम का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले एक ही लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे और समझेंगे कि चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। अगर आपको ज़्यादा डिटेल वे में जानना है तो मैंने सेपरेटली सब टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो देन स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेक्चर इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 5 कंटेंट है पूरे इस चैप्टर के, बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल वे में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल वे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो ये 5 कंटेंट से टॉपिक से सबसे पहला है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम नेचर के बारे में जानेंगे। फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फिर हेनरी फॉल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स है वो जानेंगे। और जो टेलर्स है, मतलब FW जो टेलर हैं, उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो थ्योरी यानी कि जो उनके प्रिंसिपल्स और उनके जो टेक्निक्स है उनके बारे में जानेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस एक ही लेक्चर के अंदर आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हो। देन स्टार्ट करते। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो ये मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है आखिर इनका नेचर किस तरह का होता है, ये किस तरह के होते हैं ये प्रिंसिपल्स। तो इसका सबसे पहले जो टोटली बेसिकली 7 इसके नेचर के बारे में बताया गया है। सबसे पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस दुनिया के हर जगह इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, अलग टाइप की इंडस्ट्री हो, हर जगह हम इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसका जो नेचर है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल है जनरल गाइडलाइंस का, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हमें सिर्फ जनरल गाइडलाइंस देते हैं, यानी कि हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ एडवाइस देते हैं, रास्ता बताते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जैसे बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि आपको अपने जो एम्प्लॉयज है उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए जिनकी वजह से वो खुश रहे और आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए काम करे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताते कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें उन्हें अच्छी सैलरी देनी चाहिए या फिर कैसे सैलरी, अच्छी सैलरी किसको कहते हैं, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते। सिर्फ आपको इतना बता देते हैं कि आपको अच्छी सैलरी देनी चाहिए, ऐसे ही बता देते हैं, जनरल गाइडलाइंस दे देते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड जो प्रिंसिपल, मतलब थर्ड जो नेचर है वो है प्रिंसिपल्स आर फॉर्मेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के वो ऐसे ही नहीं कि रात को मूड बना और आज सुबह बना दिया हमने नया प्रिंसिपल। उसको बनाने के लिए हमने काफ़ी सारे, मतलब जो जितने भी ऑथर्स थे या फिर जितने भी जो साइंटिफिक थे, जो भी लोग थे जो मैनेजमेंट करते थे, उन लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर देखा परखा कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो टेक्निक्स है, क्या ये काम कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर वो काम करते देन उसके बाद जाकर उन्होंने उतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद किसी प्रिंसिपल को लाया, ठीक है। तो ये इसका तीसरा नेचर था। चौथा नेचर है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि अगर हमारा मन करता है या फिर अगर कोई सिचुएशन है जिसके अंदर हमको लगता है कि ये जो प्रिंसिपल ये सूट नहीं करता, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो ये सूट करेगा, तो हम वैसा कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है इसके अंदर। वही अगर टेक्निक्स का बात करें तो टेक्निक्स में नहीं रहती, यानी कि देखो जो टेलर के जो टेक्निक्स है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स वो काफ़ी फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी अपने हिसाब से इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर ये हमको कह रहा है कि आपको इस रास्ते से जाना चाहिए कि वहाँ पहुँचना है अगर आपको, तो हम चाहे तो उसके अंदर शॉर्टकट्स भी ढूंढ सकते हैं या फिर बीच में कहीं इधर उधर भी कर सकते हैं, रास्ते को चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है नेचर में प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के। हमारा जो पांचवा जो नेचर है वो है बिहेवियरल इन नेचर, यानी कि देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, यानी इंसान जो है, ये हमारे जो एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनको हम किस तरह से उनका जो बिहेवियर है काम के प्रति उसको अच्छा कर सके ताकि वो अच्छी तरीके से काम करे, इस तरह का नेचर उसका बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। इसलिए इसका जो बेसिकली ये नेचर जो है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का, वो बिहेवियर नेचर का होता है कि लोगों का बिहेवियर चेंज कर देता है ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। हमारा जो छठवा जो नेचर है वो है केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
इसका मतलब क्या है, मतलब सॉरी केस नहीं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब क्या कि हमारे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें पता रहे हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये हमें ये भी बताते हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं, मतलब कुछ हमने सोचा कि हमें अब एम्प्लॉयज़ को जो अच्छी तरह से सैलरी देंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अब एम्प्लॉय भी हमारे अच्छे से काम करेंगे। वहीं पे अगर हमने कुछ उनके साथ खराब कर देंगे तो भी फिर हमारे साथ अच्छे से काम नहीं करेंगे, इस तरह से होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ये प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो नेचर है वो है ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमारे पास, यानी कि टेलर के 14 प्रिंसिपल्स या फिर टेलर के 6 प्रिंसिपल्स या फिर हेनरी फॉल के 14 प्रिंसिपल्स, जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कहना है, ठीक है। तो ये इसका पर्टिकुलर नेचर है कि जितने भी प्रिंसिपल है सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट कम है। नाउ अब दूसरा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मतलब कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्यों पढ़ना है, आखिर अगर हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा और अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या घाटा होगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट उसके बता रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है हमको मैनेजर्स को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। क्योंकि देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किस तरह से बने, काफ़ी सारे लोगों के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमने ये किया, ये प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैनेजर को भी आइडिया आ जाएगा कि अगर हम भी ये करेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, अगर उन्होंने कुछ किया था उससे अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन देता है, इंसाइट्स बताता है मैनेजर्स को, ठीक है। तो सबसे पहला ये इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वजह से क्या होता है, हम अपने जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो या फिर जितने भी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हो, उनको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से ज़्यादा डिटेल में आप जानो, क्योंकि वहाँ पे मैं पॉइंट्स भी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, इनकी वजह से क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। तीसरा जो है वो है साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से क्या होता है, हम हर चीज़ को एनालाइज करने लग जाते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, इसने किया था तो ये हुआ था। इस तरह से हम साइंटिफिक डिसीजन लेते हैं कि अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो किस बेसिस पे ले रहे हैं। क्योंकि देखो हमने देखा है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से सैलरी देंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि दूसरे लोगों ने भी किया था, उनका भी हुआ, फिर पहले भी हमने किया था, उस टाइम पे भी एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे क्योंकि वो खुश थे हमसे। तो ऐसे जो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं वो भी हम ले पाते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से। चौथा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि हमको क्या क्या करना है अपने लिए, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ लोगों के लिए क्या क्या करना है। जैसे कि हमारे कस्टमर्स के लिए हमें क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना है। जैसे कि हमारे कस्टमर के लिए हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स देना चाहिए ताकि वो हमसे ज़्यादा खरीद सके। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से पैसे देने चाहिए या फिर अच्छी तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए ताकि वो हमारे अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जितनी भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो बताने का काम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। पांचवा जो है वो है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से ये सीखते हैं कि हमें अपने अंदर एडवांसमेंट लानी चाहिए, नए नए डेवलपमेंट करते रहना चाहिए ताकि हम दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सके, उनसे ज़्यादा डेवलप रहे, ताकि लोग जो है उनसे ना खरीदने के बजाय हमसे खरीदे, ठीक है। तो इसके लिए हमें नए नए रिसर्च करते रहना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते, नए नए डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, R&D के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नाउ छठवा वाला जो है वो है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इसके वजह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की वजह से क्या होता है, हमको ये समझ आता है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर और सबको एक साथ कंट्रोल करके किस तरह से काम करवाया जा सकता है। इसकी वजह से ये हमें ये भी समझ आता है। मैनेजर जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मैनेजर को ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो समझ पाता है कि लोगों को किस तरह से मिलाकर काम करवाना है और उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। सारी चीज़ों को मैनेजर को समझ आती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से।
लास्ट वाला जो है वो है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि इसके वजह से क्या होता है, जो मैनेजर्स है उनको समझ आ जाता है कि हमको आखिर करना क्या है। यानी कि हर एक अगर मान लो किसी प्रॉब्लम आती है तो उनको ये समझ आता है, तो उनका मतलब माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरह से हमें उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, मतलब प्रॉब्लम आखिर आई क्यों है, ये भी उनको समझ आने लग जाता है। इस तरह का उनका माइंडसेट बन जाता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ये सिखाते रहते हैं आपको नई नई चीजें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैनेजर्स को सिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका ऑब्जेक्टिव अप्रोच बन जाता है कि हमको ये जो हमारा एम है उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, हर एक चीज को क्वेश्चन करते रहते हैं, हर एक चीज का जो आंसर है वो ढूंढते रहते हैं, सॉल्यूशन पता करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। देन थर्ड टॉपिक है थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, यानी अब देखो मैनेजमेंट की जो थ्योरीज है उसके बारे में बताया गया है कि देखो मैनेजमेंट थ्योरीज आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर्स टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं जो हर एक को काम आ सकते हैं, जो काफ़ी सारे ऑथर्स ने दी रही होती है, और ये जो रूल्स होते हैं ये मैनेजर्स को काम आते हैं कि उनको बताते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। और ये जो थेरीज रहती है, the theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same। मतलब क्या कि ये जो theories रहती है ये क्या करती है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको समझाने का, मतलब एम्प्लॉय जो होती है उनको हम समझा पाते हैं इन थ्योरी की मदद से कि आपको क्या हमारा जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरी जो कंपनी है उसके अंदर क्या आपको करना है, ताकि मेरा क्या गोल है पहले उनको ये समझाना है कि हम क्या चाहते हैं कि आप ये काम करो, ताकि वो समझ जाए अच्छी तरीके से, वो जो अपना काम है वो सही तरीके से करे, वो भी खुश हम भी खुश, और हमारा जो गोल है वो भी साथ साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यही थ्योरी रहती है कि ये कुछ जनरल गाइडलाइंस रहते हैं, काफ़ी सारे ऑथर्स रहते हैं जैसे कि हेनरी फोर्ड, टेलर, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने अपने थ्योरी दी, अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से कुछ थ्योरीज दी है, और उसी थ्योरी को हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम अगर काम करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से, स्मूथ तरीके से काम चलता है हमारा। ठीक है, दो मेनली देखो, मेनली जो दो ऑथर्स, दो लोग जो है जो ज़्यादातर जाने जाते हैं मैनेजमेंट की थ्योरी के लिए, वो हेनरी फोर्ड और टेलर है। ठीक है, तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चौथा आप देख लेते हैं, चौथा टॉपिक जो है वो है हेनरी फोर्ड के जो 14 प्रिंसिपल्स है उनके बारे में बताया जा रहा है कि अब ये 14 आखिर प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क का, कि हमें अपना जो हमारा जो भी काम होता है हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको बांट देना चाहिए लोगों के अंदर। यानी कि एक आदमी जो है अगर वो किसी कपड़ा सिलने में अगर अच्छा है तो उसको कपड़ा सिलने के लिए दे देना चाहिए, एक आदमी है कपड़ा काटने में अच्छा है तो उसको कपड़ा काटने के लिए दे देना चाहिए, एक आदमी जो है कपड़ा प्रेस करने में अच्छा है तो उसको प्रेस करने के लिए दे देना चाहिए। ऐसे काम को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि काम की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी भी हो जाए और जल्दी जल्दी भी काम हो जाए। ठीक है, दूसरा जो प्रिंसिपल इनका है वो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तो साथ में उसको ऑथोरिटी यानी पावर भी देनी चाहिए डिसीजन लेने की। हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको अपने जितने भी लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रखना चाहिए, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे ये देखते रहना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट रखना चाहिए ताकि लोग जो है वो सही तरीके से काम करे, कोई भी तरह का झगड़ा झुगड़ी ना हो, ऐसा मतलब फालतू चीज़ें ना हो, डिसिप्लिन में सारी चीज़ें हो, ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमारा जो मतलब एम्प्लॉयज़ है, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ है उनको कमांड देने वाला जो है वो एक ही आदमी होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए, और उसके नीचे जो है वो कई सारे हो सकते हैं सुपरिटेंडेंट, लेकिन एक मतलब जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर देने का काम जो है वो एक ही आदमी करना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर लोग होंगे तो एम्प्लॉय समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात मानूं। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर दो टीचर है और दोनों ने आपको एक ही टाइम पे होमवर्क दे दिया कि आपको दोनों को बोला, दोनों टीचर ने बोला है कि आपको इसी दिन दोनों होमवर्क लिख के आना है, अब आप किसका होमवर्क लिखोगे, एक का लिखोगे तो दूसरा टीचर आपको मारेगा और दूसरे का लिखोगे तो ये पहला वाला मारेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा किसका लिखो, इस चक्कर में दोनों का ही होमवर्क नहीं होगा, दोनों मारेंगे। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल कहता है कि एक जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक ही कमांड देने वाला होना चाहिए और एक ही कमांड सुनने वाला भी होना चाहिए। ठीक है,
तो ये प्रिंसिपल कहता है। पांचवा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है कहता है कि हमारा जो गोल है सबका वो एक ही तरफ होना चाहिए, सब एक साथ मिलकर काम करने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एक आदमी दूसरा सोच रहा है, दूसरा आदमी एक आदमी जो मैनेजर जो है वो दूसरा ही अपना सोच रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा ऐसा करना है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, वो दूसरा ही कुछ काम कर रहा है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रखना चाहिए कि सब एक ही डायरेक्शन में काम करने चाहिए, ठीक है। छठवां प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी कि ये प्रिंसिपल कहता है कि जो अकेले का जो इंटरेस्ट है, यानी कि ये एम्प्लॉय है, अगर वो मान लो अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ तो मैं क्या सोच के चाहता हूँ कि वो कंपनी जो है वहां से मुझे पैसे आएंगे, फिर मैं वो पैसे से घर खरीदूंगा, ऐसे ऐसे मेरे सपने रहते हैं, अपने अपने मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो अपना खुद का जो एम है, उसको हमें दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, सब ऑर्डिनेट कर देना चाहिए, यानी दूसरे नंबर पे रखना चाहिए। और उससे ऊपर हमें रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या सपने, कि वो चाहता है कि मुझे नंबर 1 कंपनी बनना है, मेरे को इतना प्रॉफिट कमाना है, तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो मतलब गोल है, उसको हमें ऊपर रखना चाहिए, अपने गोल को नीचे रखना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। कि मतलब अकेले आदमी का इंटरेस्ट को नीचे रखना है और सबका मिलाकर जो इंटरेस्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा इंटरेस्ट है, उसको हमें नंबर 1 पे रखना है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये जो प्रिंसिपल है कहता है कि कुछ मतलब देखो कुछ कंपनीज होती है जिनके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो एक दुकान है, तो वो दुकान जो है उसके अंदर पूरा जो दुकान का पावर है वो एक ही आदमी के पास होता है, एक सेठ बैठा रहता है, उसी के पास सारी पावर रहती है। अगर वो चाहेगा तो कोई सामान बेचेगा, नहीं चाहेगा तो कुछ भी सामान नहीं बेचेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज पावर। और कुछ पावर ऐसी होती है कि डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, सबके पास पावर होती है, जो चाहे वो बेचता है। जैसे कि अगर एक दुकान है जिसके अंदर 5 लोग हैं, अब पांचों के पास पावर है, वो चाहे तो कोई भी सामान बेच सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो कुछ भी सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती है जिनके अंदर सेंट्रलाइज होती है, कुछ में डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब छोटे मोटे जो कंपनीज होती है उनके अंदर सेंट्रलाइज होती है, जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी कंपनीज होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब हर जगह पावर रहती है, अथॉरिटीज हर जगह फैली हुई होती है, ठीक है। जैसे कि अब बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, कुछ मैनेजर्स के पास पावर होती है कि नहीं अगर किसी भी एम्प्लॉय को लेना है, निकालना है, तो उसके पास वो पावर होती है। किसी मैनेजर के पास पैसे की पावर होती है कि पैसा कितना खर्च करना है। फिर किसी के पास होती है कि किसी नए पार्टनर को लेना है कि नहीं लेना है। तो ऐसे पावर जो है, अथॉरिटी जो है, उसको डिवाइड कर दी जाती है बड़े बड़ी कंपनीज में। तो ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमें कुछ पावर्स को जो है वो सेंट्रलाइज रखना चाहिए, जो बड़ी बड़ी जो डिसीजन लेने उनको सेंट्रलाइज रखना चाहिए, और कुछ को हमें डिसेंट्रलाइज रखना है। दोनों का बैलेंस रखना है, ये नहीं कि खाली हमारा सेंट्रलाइज होना चाहिए या फिर खाली डिसेंट्रलाइज, हमको दोनों मेंटेन रखना है, बैलेंस में रखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल कहता है। आठवां जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अच्छी तरह से पैसे देने चाहिए, यानी कि पैसे अच्छे से अगर हम देंगे तो हमारा काम भी अच्छे से करेंगे, जितना पैसा देंगे उतना काम करेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह से उनको सैलरी और जो वेजेस है वो सही तरीके से सही ढंग से करना चाहिए, ताकि वो खुश रहे। हम अगर हम उन्हें पैसे दे रहे तो खुश रहना चाहिए कि अच्छी तरह से हमको पैसे मिल रहे, तो हम भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। नौवा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमें किसी भी तरीके का डिसीजन मान लो अगर मैं चाहता हूं कि मैं जाकर प्रिंसिपल को बोलूं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मॉनिटर के पास, कि मॉनिटर को बोलूंगा कि ये देखना क्या हो गया मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है। तो मॉनिटर क्या करेगा, वो टीचर को बताएगा, फिर टीचर जाएगी प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है। अगर मान लो मेरे को बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि पहले मॉनिटर के पास जाओ, फिर वो टीचर के पास जाएगा, और इसमें हो सकता है कि मॉनिटर भूल जाए और फिर कल जाएगा, तो ऐसा टाइम भी लग सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, काफी डिले हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि डिले ना हो और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तो मैं डायरेक्टली भी जा सकता हूँ, जिसको गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। आपको जरा डिटेल में वीडियोस में मिल जाएंगे, सेपरेटली वीडियोस इनकी बनी हुई है, तो उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो क्या करने का, तो अगर उसको बोलते हैं हम लोग गैंग प्लैंक, ठीक है। तो इसी को, लेकिन ये जो हमारे हेनरी फॉल है वो क्या कहते हैं कि गैंग प्लैंक जो है वो किसी रेयर सिचुएशन में ही करना चाहिए, हमें जनरली स्केलर चेन को ही फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है काफी ज्यादा मतलब स्मूथ रहेगा, सही तरीके से सही ढंग से इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी। नहीं तो बीच बीच में ही इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी और जो मेन अथॉरिटीज है उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास पहुंच गई, ठीक है।
तो इसलिए स्केलर चेन को फॉलो करना चाहिए। 10वां जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इस प्रिंसिपल का मतलब है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि किसी को ऑर्डर देना है, इसका मतलब है हर एक चीज को हमें ऑर्डर वे में रखना है, सही ढंग से रखना है, यानी कि अरेंज करके रखना है, जिसकी जहाँ पे जगह वहीं पे रखना है। जैसे कोई फाइल रहे तो फाइल के लिए एक ही जगह बनानी है, ताकि किसी को भी अगर फाइल ढूंढनी है तो वहीं पे जाके ढूंढेगा। अगर किसी को मैनेजर को ढूंढना है तो मैनेजर का भी एक पर्टिकुलर एक जगह होना चाहिए कि हमेशा वो उसी जगह पे मिले मैनेजर। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए भी एक जगह होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय हमेशा वहीं पे मिले, कि अगर कोई ढूंढते आ रहा है कि किधर है मैनेजर बताओ, तो मैनेजर को कोई भी बता सकता है कि वो उधर है मैनेजर, ठीक है। वरना पता ही नहीं चलेगा किसको किधर है मैनेजर, बोलेगा कि कल उधर बैठा था, परसों उधर बैठा था, आज इधर बैठा था, अभी पता नहीं किधर होगा, देखो उधर ढूंढो। तो ऐसे 3-4 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे, तो काफी ज्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है इसके वजह से, कि लोग जो है वो टाइम पास करते हैं, काफी ज्यादा टाइम पास हो जाता है कि ढूंढते ढूंढते में ही। तो इसके लिए ऑर्डर वे में हर एक चीज को रखना है, हर एक चीज को जहाँ की उसकी जगह वहीं पे रखनी चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। 11वां जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये कहता है कि हमें सबको इक्वली देखना चाहिए, सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए, इक्विटी दिखानी चाहिए, ठीक है। 12वां वाला जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ये क्या कहता है कि हमें अपनी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सबको ये भरोसा दिलाना है, जब मान लो अगर नए एम्प्लॉय को ले रहे तो उसको हमें ये भरोसा दिलाना है कि हमारी कंपनी के अंदर जो है किसी को भी हम बेवजह नहीं निकालते। अगर बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन रहती है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को निकालते हैं, जब ज़्यादा ही मतलब ख़राब सिचुएशन रहती है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो हम वैसे ही किसी भी फालतू काम के लिए नहीं निकालते अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह का मतलब उनको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम लोग इस कंपनी में आए तो हम लोग एकदम सेफ है, मतलब ऐसे सरकारी नौकरी जैसा फील होना चाहिए कि हमको यहाँ से निकाला नहीं जाएगा काम में, कि ऐसा नहीं कि कल निकाल दिया जाएगा या फिर परसों निकाल दिया जाएगा, उस डर में नहीं रहना चाहिए एम्प्लॉय। उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते अगर डर में काम करेंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि उनको इस तरह से फील कराओ कि आप काफ़ी समय तक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपको निकालेंगे नहीं, ठीक है। 13वां वाला जो हमारा प्रिंसिपल यानी 13 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यानी कि हमें एम्प्लॉयज़ को जो है काफ़ी सारे इनिशिएटिव मतलब देने चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है हमारे खुश रहे, हमसे खुश रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। 14 और लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स। यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टीम वर्क के साथ मिलजुल के काम करवाना चाहिए। यानी उनको ये समझाना चाहिए कि अगर आप मिलजुल के काम करोगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, यानी कितना भी बड़ा अगर हमारा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम अगर आता है तो उस प्रॉब्लम को हम काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम सब मिल के काम करेंगे। और अगर हम सब मिल के काम नहीं करेंगे तो हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और हमारी जो कंपनी है वो डूब जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है। इसलिए सबको मिल के काम करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि हमको सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी 14 प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है इस लेक्चर को देखने के बाद। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो उस वीडियो को देख लेना इस लेक्चर के बाद। यहाँ पर आपको ओवरव्यू मिल जाएगा या फिर रिवीजन हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या था और क्या है। नाउ हमारा जो 5वां और जो लास्ट टॉपिक, मतलब सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद अभी टेक्निक्स भी देखेंगे। तो अभी जो 5वां टॉपिक है वो है फ्रेडरिक विंसल टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में जानने वाले कि इनकी क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी थी, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का मतलब क्या है, मतलब ये जो मैनेजमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है ये काफ़ी सारा साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद दी है। यानी कि देखो ये सोचते क्या थे कि हर चीज़ के पीछे साइंस ये देखते थे कि अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका बेस क्या है, मतलब अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो क्यों लिया है, ठीक है। मतलब क्यों लिया है, ऐसे नहीं कि मेरा मूड बन गया तो मैंने ले लिया, क्यों लिया है उसका पीछे रीजन होना चाहिए, बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तब हमें किसी भी तरह डिसीजन लेना है। या फिर अगर हम किसी भी तरह काम करवा रहे तो क्यों करवा रहे, ये सारी चीजें वो सोचते थे, साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, उनकी माइंडसेट साइंटिफिक थी। इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट की थ्योरी थी वो भी साइंटिफिक वे में ही दी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके टोटल 6 प्रिंसिपल्स है, मेन जो है वो 4 ही प्रिंसिपल्स है, लेकिन टोटल 6 प्रिंसिपल्स आपके में दिए गए तो सबको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, किसी भी तरह का डिसीजन अगर हम लेते हैं तो ऐसे नहीं कि मूड बना तो ले लिया, आज मूड बन रहा है कि आज हम लोग ये करेंगे तो हमने ये कर लिया, कल करेंगे दूसरा काम दूसरा करेंगे, तीसरा काम करने का मन करेगा तीसरा करेंगे। तो मूड के हिसाब से या फिर हमारा मन करता है उसके हिसाब से हमें किसी भी तरह डिसीजन नहीं करना है कि हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा लगने से कुछ नहीं होता। उसके पीछे साइंस ढूंढना चाहिए कि क्यों अगर वो काम करते तो क्या होगा और क्यों कर रहे हैं वो काम, हमें हर चीज़ के पीछे साइंस देखना चाहिए, ठीक है। तो यही कहते, तो जो
टेलर है उनका प्रिंसिपल का यही कहना है कि हमें किसी भी पीछे मतलब किसी भी डिसीजन के पीछे साइंस देखना है कि अगर वो डिसीजन ले रहे तो क्यों ले रहे, उससे क्या होने वाला है, और अगर हम नहीं लेते तो उससे क्या होगा, हर एक चीज के पीछे साइंस देखना है। दूसरा प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि जो शांति है, जो डिसिप्लिन है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि उसको मतलब शांति से अच्छी तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट रहना चाहिए कंपनी के अंदर। हमारी कंपनी जो भी है उसके अंदर अच्छी तरीके से लोग काम करने चाहिए, वहाँ पे झगड़े झगड़े नहीं होने चाहिए, ग्रुप्स में डिवाइड नहीं लोग होने नहीं चाहिए, मतलब इस तरह के काम नहीं होना चाहिए, झगड़ा झगड़ी का काम नहीं होना चाहिए, सब एक साथ मिलजुल कर प्रेम भाव से काम करे, ये प्रिंसिपल कहता है। तीसरा जो है वो है मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबका जो माइंडसेट है उनको हमें चेंज करना है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज लाना। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी मैनेजर्स, जितने भी लोग हैं कंपनी के अंदर, उन सबका जो दिमाग, उनका जो सबका जो माइंड है, दिमाग जो है, उन सबको चेंज कर देना, उनका बिहेवियर बेसिकली चेंज करना है, ताकि जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, इस तरह से काम करें कि हमारा फायदा हो। मतलब पहले एक एम्प्लॉय था, वो सोचता था कि मैं जी ये कंपनी में काम कर रहा हूँ तो इस कंपनी का अगर कोई भी घाटा होता है तो उससे मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मान लो जैसे कि वो ज़्यादा बिजली बर्बाद कर रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है, तो उसका इस तरह से माइंडसेट पहले था, ठीक है। लेकिन फिर उसको समझ आया नहीं, ये हमारी कंपनी है, ये उनकी कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है। इस तरह का माइंडसेट बन जाएगा तो क्या करेगा, वेस्टेज कम करेगा, अच्छी तरीके से काम भी करेगा, फटाफट भी काम करेगा। तो इस तरह से मेंटल रेवोल्यूशन का करना यानी चेंज कर देना उनका माइंडसेट को। तो ये प्रिंसिपल कहता है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब क्या कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, एक अकेले मतलब अकेले अकेले नहीं करना है कि कोई अकेले काम कर रहा है और कोई सब अकेले अकेले काम करे, इस तरह से नहीं करना है। सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है। जैसे कि जो हेनरी फोर्ड का जो टीम स्पिरिट का जो काम था, मतलब टीम वर्क का जो है प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल, वैसा ही प्रिंसिपल है ये भी कि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं करना है। जिसके अगर अकेले अकेले लोग काम करेंगे तो इसके वजह से हमारा घाटा ही होने वाला है, क्योंकि देखो एक आदमी दूसरा काम करेगा, एक आदमी दूसरा काम करेगा, तो इसके वजह से सही ढंग से काम नहीं होगा। वहीं पे अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से तरीके से काम हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सबको एक साथ कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, अकेले अकेले काम नहीं करना है। पांचवा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जितने भी हमारे काम होते हैं उन सबको अच्छी तरीके से डिवाइड करना है, यानी कि भेदभाव करके डिवाइड नहीं करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। किसी को हमने ये काम दिया, किसी को ये काम दिया, कि किसी को अच्छा काम दिया, किसी को खराब काम दिया, इस तरह से नहीं। सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें हर एक के साथ इक्वली डिवाइड कर देना है कि आपको तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, सबको अच्छे से जो काम है वो डिवाइड कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिवाइड कर देनी है कि तुझे ये काम जो है इतने दिन में करके देना है, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। छठवां प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि हमें जो एम्प्लॉयज है, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज है, मान लो मेरे जितने भी एम्प्लॉयज है या फिर जितने भी एम्प्लॉयर्स है, उन सबको हमें डेवलपमेंट करना है। किस तरह से, मतलब जितने भी नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए मशीन्स आ रही है, तो उन सबको सब सिखाना है। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय था, वो जो है वो पहले कपड़े जो है वो हाथ से सिलता था, ठीक है, हाथ से कपड़े सिलता था। तो मैंने क्या किया, नई मशीन ला दी, मशीन कपड़े सिलने वाली मशीन ला दी। अब बोला अब इससे सीख ले, ये जल्दी जल्दी इससे क्या होगा, हमारी कंपनी में कपड़े जो है जल्दी जल्दी बनेगा अगर तू ये सीख लेगा। तो इस तरह से उनका डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लो जैसे कि अब पहले वो जो एम्प्लॉय था वो दिन में एक कपड़े सिल पा रहा था, तो अब तो वो 1 घंटे में एक कपड़े सिल रहा है उस मशीन की वजह से। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसका कहता है। अब इसके टेक्निक्स को देख लेते हैं। मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स हैं, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टेक्निक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है वो है वर्क स्टडी, यानी कि हमें काम की स्टडी करना है। जितने भी काम है हमारे, मतलब जैसे भी कोई भी काम करवा रहे हैं हम, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, किसी भी तरह का काम हो, हर एक चीज़ के अंदर हमें उसकी स्टडी करनी है कि ये काम को करने में कितना टाइम लगता है, कितने लोग लगते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, हर एक चीज़ को स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है वर्क स्टडी। तो देखो वर्क स्टडी को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है टाइम स्टडी, यानी कि हमको टाइम की स्टडी करना है कि किसी भी काम को करने में कितना समय लगता है, कितने समय में कितना मतलब सामान बनता है, कितने प्रोडक्ट्स कितने टाइम में बनते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी करनी है हमें, ठीक है। तो ये सबसे पहला इसका स्टडी है कि टाइम की स्टडी करनी है। दूसरा है मेथड की स्टडी करना है कि किस तरीके से हम किसी भी काम को कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई काम है तो उसको किस किस तरीके से किया जा सकता है, अगर और उनमें से जो बेस्ट जो तरीका है काम को करने का, जिसमें ज़्यादा हमारा फायदा होगा, उस काम से हम उस काम को करेंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा
स्टडी है वो है मोशन स्टडी। इसके अंदर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, यानी कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैं दिन भर में जितने भी काम करता हूँ उसके अंदर कितने कितने फालतू काम करता हूँ। मतलब मैं दिन भर में जितने भी काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो जितने भी काम है उनमें से मैं देखूंगा कौन से फालतू काम है और कौन से काम के काम है, यानी कौन से प्रोडक्टिव काम है और कौन से फालतू जो है अनप्रोडक्टिव काम है। अब जिसमें उसमें से जितने भी फालतू के काम होंगे मैं क्या करूंगा, उन सारे कामों को क्या करूंगा, निकाल दूंगा अपने दिन भर के काम में से। और उसकी वजह से क्या होगा, अब वो काम निकल जाएंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से काम कर सकते। ये मोशन स्टडी में हम देखते हैं। अब चौथा जो है वो है फैटिग स्टडी। इसके अंदर क्या कर देखते हैं, फैटिग का मतलब होता है कि थकावट, मतलब कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो कितने समय में थक जाते हैं, इसकी स्टडी करनी है। कि अगर 1 घंटे से हम लगातार काम करवा रहे या फिर 2 घंटे से लगातार काम करवा रहे, तो क्या वो 2 घंटे बाद थक जा रहे। अगर 2 घंटे बाद थक जा रहे तो उनको कितने समय का रेस्ट चाहिए। अगर 5 मिनट रेस्ट देते तो क्या वो वापस से रिचार्ज हो जाएंगे। अगर 5 मिनट में भी नहीं हो रहा तो 10 मिनट में रिचार्ज होगा। इस तरह से स्टडी करना है, देखना है कि एम्प्लॉयज जो है वो कितने समय में थक जा रहे हो, कितने समय में रिचार्ज हो जा रहे, मतलब वापस एनर्जी आ जा रही है, फिर लगातार कितने समय तक काम कर रहे हैं। इस तरह से हमें स्टडी करना है, उस हिसाब से उनको ब्रेक्स देने हैं। ठीक है, तो इस तरह की हमें स्टडी करनी है वर्क स्टडी के अंदर। दूसरा टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट, यानी कि जितने भी हमारी कंपनी है उसके अंदर जितने भी सामान है उन सबको स्टैंडर्ड वे में रखना है। एक ही तरीके के हमें टूल्स रखने हैं, एक ही तरीके के इक्विपमेंट्स रखने, एक ही तरीके का इन्वायरमेंट रखना है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब देखो एक एम्प्लॉय है जो एक ही सामान से, एक मान लो जैसे कि एक ही मशीन से अगर रोज रोज काम करेगा तो उसको उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। एक ही जब काम है वो रोज रोज करेगा, स्टैंडर्ड काम, मतलब एक ही मशीन से रोज रोज काम कर रहा है तो उसको एक्सपर्ट बन जाएगा उस काम के अंदर। उसको रोज रोज वही काम करना है, उसी मशीन से करना है, तो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, पहले वो ज्यादा स्पीड से काम नहीं कर पाता था, लेकिन अब ज्यादा स्पीड से काम कर पाएगा और ज्यादा क्वालिटी का भी काम कर पाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए टूल्स और इक्विपमेंट में, और इन्वायरमेंट को भी स्टैंडर्ड रखना चाहिए, एक ही जैसा इन्वायरमेंट हमेशा रखना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज भी एक ही जैसा हमेशा की तरह ज्यादा अच्छी तरीके से उल्टा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, यानी कि देखना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लग रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कितना टाइम लगता है किसी भी काम को करने के लिए, और उस हिसाब से टास्क सेटिंग कर देना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को। यानी कि एक एम्प्लॉय को हमने कह दिया कि तेरे को ये जो काम है वो 2 दिन के अंदर करके देना है। एम्प्लॉय बोलेगा 2 दिन के अंदर कैसे होगा, तो बोले जो हम है वो क्या बोलेंगे कि हमने देखा है कि ये जो काम है वो 1.5 दिन में हो जाता है, तो मैं तो तेरे को उल्टा ज्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तो 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अब जो एम्प्लॉय है वो 2 दिन के अंदर अपना फुल मेहनत करेगा और 2 दिन के अंदर वो काम करके खत्म करके दे देगा। वैसे ही अगर मैं बोलता उल्टा कि काम खत्म करके दे देना, तो वो बोलेगा कितने दिन में, मैं बोलता जितने दिन में हो जाए उतने दिन में कर देना, तो वो आराम आराम से काम करता है और हफ्ता दिन लेके जाता है वो काम को। तो इस तरह से टास्क सेटिंग करना चाहिए हमें साइंटिफिकली, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी भी हो जाए, काफी अच्छी तरीके से भी हो, और जो एम्प्लॉयज उनका 100% हम यूटिलाइज भी कर सके। ठीक है, जो चौथा वाला जो हमारा टेक्निक है वो है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को ले रहे, नया एम्प्लॉय है उसको हमको सिलेक्ट करना है, मतलब 5-6 एम्प्लॉयज आए हैं, 5-6 लोग आए हैं अपने इंटरव्यू दे रहे, तो उसका नाम जब सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे क्वालिफिकेशन, देखेंगे कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, हमको क्या क्या चाहिए उस क्वालिफिकेशन में, क्या क्या नहीं चाहिए, सारी चीजें देखेंगे। और अगर हमें पड़ता है, हमको जमता है वो आदमी, तो हम उसको रख लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे साइंटिफिक तरीके से, ढंग से रखेंगे। ऐसा नहीं मूड बना कि आदमी मेरे को अच्छा लग रहा है इसको रख लेता हूँ, ऐसा नहीं। देखेंगे उसके अंदर क्वालिफाई उतनी स्किल्स है कि नहीं, जो हमको चाहिए वो है कि नहीं, सारी चीजें देखने के बाद उसको सिलेक्ट करना है। और उतनी मेहनत के बाद जब सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमको उससे ट्रेनिंग देनी है अपने काम के बारे में, कि आखिर हमारा जो काम है वो किस तरह का है, कैसे करना है काम को, ताकि वो अच्छे ढंग से काम को कर सके, समझ सके कि काम को आखिर करना किस तरह कैसे है। अब पांचवा जो है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि देखो कंपनी के अंदर क्या होता है, हम मतलब टेलर जो है वो कहते हैं कि कंपनी के अंदर 2 डिपार्टमेंट बनाने चाहिए। मतलब प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है उसको अलग बनाना, यानी प्लानिंग कोई और करना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है यानी प्रोडक्शन करने का काम जो है वो कोई और करना चाहिए। इस तरह का कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही प्लानिंग बना रहा हूँ फिर मैं ही जाके प्रोडक्शन भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। प्लानिंग कोई और करेगा, प्रोडक्शन कोई और करेगा, इस तरह का उनका कहना है। कि प्लानिंग टोटल हमें 8 एक्सपर्ट लाने चाहिए, 8 लोग लाने चाहिए। ठीक है, 8 एक्सपर्ट बनाने चाहिए। 4 एक्सपर्ट्स को हमें प्लानिंग के लिए रखना चाहिए और 4 एक्सपर्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए रखना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वे में आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि वो कौन 4 से मतलब 8 एक्सपर्ट कौन से है, उसके बारे में आप जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वीडियो का, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप जाकर जितनी भी वीडियो है सबको देख सकते हो। एंड लास्ट वाला जो टेक्निक है वो डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। मतलब क्या कि हमें अपने एम्प्लॉयज को, मतलब देखो क्या होता है
कभी कभी अगर हम फिक्स रेट रखते हैं कि अगर आप सुबह 9 बजे आते हो और शाम को 6 बजे जाते हो तो आपको हम दिन का 500 रुपया देंगे, ठीक है। इस तरह का हमने फिक्स रेट रखा है। तो क्या होगा, अब कुछ एम्प्लॉय जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, और कुछ लोग क्या होते हैं टाइम पास करते हैं दिन भर, उनको बस इससे मतलब रहता है कि 9 बजे आए, 6 बजे तक टाइम पास कैसे भी करना और 6 बजे निकल जाना है, यहाँ से 500 रुपया बन जाएगा, मतलब खाली हाजिरी बना के निकल जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय ज्यादा बेटर तरीके से काम करे तो हमको क्या करना है, पीस वेज रेट पे रख देना चाहिए। यानी क्या कि हमको क्या रखना है, टारगेट रख देना है कि आपको इतना काम करना है, और अगर आप इससे ऊपर करते हो तो आपको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मान लो जैसे 2 एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, एक अच्छे तरीके से काम नहीं करता, और आप दोनों को ही 500 दोगे तो एक एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरे को क्यों इतना कम दे, मेरे को सिर्फ 500 दे रहे हो, और ये तो इसमें से अच्छा काम भी नहीं कर रहा है, फिर भी इसको क्यों 500 दे रहे हो, मेरे को फिर ज्यादा दो, नहीं तो इसको कम दो, ठीक है। तो इस तरह का झगड़ा झुगड़ी भी होने लगता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा मेहनत करेगा, यानी ज्यादा प्रोडक्ट बना के देगा, ज्यादा पीस बना के देगा, यानी कि एक एम्प्लॉय जो है वो 10 मान लो कपड़े सिल के दे रहा है, तो उसको हम उस हिसाब से मान लो एक कपड़े का हमने दे दिया 100 रुपया, तो 10 पीस का हमने 1000 रुपया उसको दे दिया, ठीक है। मतलब हमने क्या टारगेट रखा है, ये दिन भर में 5 पीस बनानी है, 5 अगर आप 5 से ज्यादा बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो उसने क्या किया, 10 पीस बनाए तो उसको हम 1000 रुपया देंगे, और दूसरा जो है उसने मान लो कि 3 ही पीस बनाए तो हम सिर्फ उसको 300 ही रुपया देंगे। तो इस तरह से रखना है ताकि एम्प्लॉय जो है जो खराब तरीके से काम करते हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करेंगे, पैसे के लालच में कि मतलब मेरे को कम मिल रहा है इतना, मतलब 3 ही पीस बनाए इसके वजह से कम पैसे मिले, तो क्या करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, जिसकी वजह से कम 6-7 तो बना ही लेगा, जिसकी वजह से 600-700 रुपया का मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो ये इनके टेक्निक्स है जिनके वजह से हम अपने मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। ज्यादा डिटेल वे में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख लो। बार बार बता रहा हूँ, नहीं देखा होगा उनके लिए बता रहा हूँ, और जिन्होंने देख लिया उनका तो यहाँ पे रिविजन हो गया पूरे चैप्टर का। एंड देन अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस वीडियो का यहाँ पे अगर आप लेट में देख रहे हो तो उस वीडियो का जो आइकन है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना।